नमस्कार साथियों। आज जो हमारे व्याख्यान का विषय है वो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा है, जो कि कथा शिल्पी शरतचंद्र चटर्जी का संपूर्ण प्रामाणिक जीवन चरित्र माना जाता है। कथा शिल्पी शरतचंद्र जी के बारे में वैसे तो अनेक जीवनियाँ लिखी गई हैं, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक मानी जाती है जो वो आवारा मसीहा ही मानी जाती है। नेट जेआरएफ में अब की बार भी दो क्वेश्चन इसी जो पेज के पहले उसमें से ही आए थे। एक तो ये कि कथा ये आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, कथा शिल्पी शरतचंद्र चटर्जी की, और दूसरा इसके रचयिता कौन है, मिलान करने में आया था, वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भूमिका से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें आवारा मसीहा का अर्थ को स्पष्ट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि आवारा मसीहा के बारे में कई विद्वानों ने गलत उसमें समझा कि आवारा का क्या अर्थ। आवारा का मतलब तो बिल्कुल आवारा ही होता है। आवारा मसीहा का क्या अर्थ हुआ, तो प्रभाकर जी स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि आवारा व्यक्ति वह होता है जिसके अंदर गुण तो अनेक होते हैं, सब गुण है, लेकिन उसे अच्छी दिशा नहीं मिली हुई होती है। लेकिन जब आवारा व्यक्ति को सही दिशा मिल जाती है तो वह मसीहा बन जाता है। तो इस तरह से आवारा मसीहा का है। और वे और स्पष्ट करते हैं कि इसमें मैं कोई भी अपनी ओर से बातें नहीं लिख रहा हूँ। मैंने मतलब कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है, काल्पनिक बात नहीं लिख रहा हूँ। सारी पूछताछ करके जांच पड़ताल करके तब जाकर ये लिख रहा हूँ। तो फिर स्रोत बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी की जीवनी ऐसे नहीं लिख सकता है, तो उसे या तो उसके बारे में पूरी जानकारी हो या फिर वो किसी से पूछताछ करे। तो इस तरह से वो उस बताते कि मैंने स्रोत क्या लिए, मतलब कहाँ कहाँ से जानकारी उठाई। तो वे 3 स्रोत बताते हैं कि एक तो मैंने जो शरत जी से संबंधित थे, उनके परिवार वाले हों, उनके रिश्तेदार हों, जितने भी थे उन सब से जाकर साक्षात्कार किया, उन सब से मिला और इनके बारे में पूछा। दूसरा, जो इनके समकालीन मित्र थे, उनकी रचनाओं में संस्मरणों में जिनका इतना भी इनके बारे में जानने को मिला, मैंने वो उठाया। और तीसरा जो है, इन्होंने खुद अपनी रचनाओं में बताया है, संस्मरणों में रचनाओं में बताया है, और उससे मैंने वहाँ से उठाया। और इस तरह से मैंने वहाँ से उठाकर इस रचना का निर्माण किया। तो अब इसे शुरू करते हैं आवारा मसीहा को। यह पहला भाग होगा आज, क्योंकि बहुत बड़ी किताब है। एक में पूरा सारांश समेटना तो बिल्कुल ही थोड़ी अन्याय वाली बात होगी किताब के साथ। तो आज थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रथम प्रो जो है वो उसका नाम है दिशाहारा, और द्वितीय प्रो जो है दिशा की खोज है, और तृतीय प्रो है दिशा अंत। दिशाहारा में वैसे तो 18 भाग बताए गए हैं, लेकिन हम इसे 8 भागों में करेंगे। बीच में चित्र लगाए गए हैं, चित्रों के माध्यम से कुछ भाग स्पष्ट किए गए हैं, तो इसके 8 भाग ही समझ कर चलिए। तो आज हम जानते हैं सबसे पहला भाग, जिसका नाम है, जिससे शुरुआत होती है, वो है विदा का दर्द। गांव जो है भागलपुर है, और जो हमारे इसके पूरे के हीरो रहने वाले हैं, जो खलनायक हैं, वो हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी। तो शुरुआत में बताया जाता है, शरत को अपने मामा के नाना के घर रहते हुए 3 साल हो गए हैं। ये बताया नहीं जाता शुरू में, इसका जिक्र तो आगे आता है। लेकिन 3 साल होने के बाद अब वो अपने घर को उसे जाना है। तब शरत और सुरेंद्र दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तू कल चला जाएगा, फिर क्या होगा, मेरा मन कैसे लगेगा। तो कहता कि मुझे क्या ये याद नहीं आएगा भागलपुर के, मैंने इतनी मौज की, इतने सुख किए, ऐश की। याद तो मुझे भी बहुत आएगा, लेकिन क्या करूं, मेरे बस में नहीं है।
तो इस तरह से चल रहा दोनों में कि कल तू चला जाएगा फिर मैं क्या करूँगा। सुरेंद्र जो है उसका मामा लगता है, दोस्त हैं दोनों अच्छे, लेकिन दोनों हम उम्र हैं, दोनों की उम्र एक जैसी है, इसलिए दोनों में अच्छी खासी दोस्ती है। इसके बाद जो है उसके नाना जो हैं केदारनाथ हैं, उसके बारे में बस नाम नाम आता है, उसके आगे जो है इसकी विस्तृत जानकारी आएगी। फिर उसके पिता के बारे में बताया गया है कि उसके पिता जो हैं मोतीलाल हैं, यायावर प्रकृति के व्यक्ति हैं, घूमते फिरते रहते हैं, सपनों में रहते हैं अपने, और उन्होंने आज तक कोई भी रचना पूरी नहीं की है। वे रचनाएं तो मतलब शुरू तो अनेक कर लेते हैं लेकिन कोई पूरी नहीं कर पाते। उनको किसी में कार्य में बंद कर रहना पसंद नहीं है, इसलिए मतलब वो नौकरियों पर तो बहुतों पर जाते, थोड़े दिन कार्य भी करते, लेकिन फिर बॉस से लड़कर वहीं पर नौकरी छोड़ आते। पढ़े लिखे बहुत हैं लेकिन टिककर नौकरी नहीं करते। एक बार बच्चों के लिए उन्हें मानचित्र बनाने का कार्य सौंपा गया कि मैं बच्चों के लिए मानचित्र बनाता हूँ। तो मानचित्र बना ही रहे थे, तभी उन्हें ध्यान आता कि मानचित्र में हिमालय भी बनाने हैं, क्या मैं हिमालय की गरिमा का अंकन मतलब ठीक ठीक से कर पाऊँगा। हिमालय का मतलब इतना गरिमामयी जो है हिमालय है, इसका सही से वर्णन कर पाऊँगा। और फिर सोचते हैं कि नहीं, इसका वर्णन तो मैं सही से नहीं कर सकता, और वहीं पर वो कार्य अधूरा छोड़ देते। तो इस तरह बताया गया कि इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उनके लिए संभव हो गया। यह देखकर शरत की माँ भुवन मोहिनी ने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की और एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली आई। मोतीलाल एक बार फिर घर जुआई होकर रहने लगे। तो यहाँ पर जो शरत की माँ है वो है भुवन मोहिनी जी, आगे भी जिक्र आएगा भुवन मोहिनी का। तो इस तरह से पहला जो किस्सा समाप्त हो जाता है, ये बिल्कुल एक पेज का, ये छोटा है। दूसरा थोड़ा बड़ा है, उससे विस्तार से करेंगे, उसमें बहुत से पात्रों का भी जिक्र आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दूसरा करते हैं। अब है भागलपुर में कठोर अनुशासन। मतलब इससे पहले तो ये विदा का था, लेकिन 3 साल रहे वहाँ पर। तो वो 3 साल बिताए कैसे, किस तरह से रहे, मतलब किस तरह शरतचंद्र का वहाँ पर क्या व्यवहार रहा, कैसे उन्होंने दिन बिताए। तो सबसे पहले बताया जाता कि वहाँ पर शरत जी आए तो उनका स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है। दुर्गाचरण MA स्कूल में उनका दाखिला हो जाता है। नाना स्कूल में मंत्री थे, इसलिए उनके पड़ताल नहीं होती है कि कहाँ तक पढ़े हैं या मतलब कितने पढ़े हुए हैं। और इस तरह से जो पहले तो थोड़ा पढ़ के आए थे, बोधोदय ही उन्हें पढ़ा था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव, सद्गुरु और प्रकांड व्याकरण पढ़ना था। पहले वो 2 पाठ ही पढ़ता था, एक पाठ तो यहाँ पे बताया गया, अभी एक का ही जिक्र आया, आगे 2 का जिक्र आएगा, आगे बताएंगे अगले वाले भागों में। तो अब 4 पढ़ना पड़ा। तो शुरू में तो मतलब बच्चे पर प्रेशर आ गया, मतलब सीधा बड़ी क्लास में डाल दिया जाए तो प्रेशर तो आ ही जाता है। तो उसे लगने लगा कि साहित्य का उद्देश्य तो बच्चों को दुख पहुंचाना ही है और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। इस तरह से थोड़ी ऐसी भावना थी, लेकिन प्रतिभाशाली ज़्यादा थे, पीछे रहना उन्हें पसंद नहीं था। धीरे धीरे मेहनत करते हैं और जल्द ही सबसे उच्च श्रेणी वाले बच्चों में, पढ़ने लिखने वालों में आ जाते हैं। फिर उनके छोटे नाता अघोरनाथ का जिक्र आता है। उसका बेटा जो है मणिंदर है, उसका सहपाठी है। अघोरनाथ भी उसके शरद के पिता उसका मोतीलाल का सहपाठी है, जिसका जिक्र आगे आएगा। यहाँ पे मणिंदर का जिक्र है। तो मणिंदर वैसे तो शरद का मामा है, लेकिन दोनों सहपाठी हैं, तो दोनों की अच्छी खासी मित्रता हो जाती है।
अब घर पर उन्हें पढ़ाने के लिए जो आता है वो अक्षय पंडित जी आते हैं। पंडित जी घर वालों का एक तो इतना कठोर अनुशासन, पंडित जी इनसे भी कठोर। वे कहते थे, यमराज के सोदर माने जाते थे बिल्कुल। वे मानते थे कि विद्या का निवास जो है केवल गुरु के डंडे में है, और गुरु के डंडे में ही मतलब विद्या का निवास है। विद्या अगर अर्जित करनी है तो गुरु के डंडे खाओ। इस तरह की सोच रखते थे। तो इस तरह से अक्षय पंडित को उनका नियुक्त किया जाता है। तो एक दिन हुआ क्या, शाम को मतलब इनके नाना जी ने कहा था कि रोज़ प्रश्नों सुने जाएंगे, मतलब रिवाइज किया करो, और गुरु जी उन्हें घर पर पढ़ाने के लिए आते थे। तो एक दिन हुआ क्या, दोनों बच्चे बैठे हुए पढ़ नहीं रहे थे, और फिर केदारनाथ जी ने, उनके नाना ने पूछा कि भाई पढ़ क्यों नहीं रहे हो, रिवाइज क्यों नहीं कर रहे हो, खाली क्यों बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी बीमार हैं, इसलिए हम मतलब बैठे हैं। तो पंडित जी, वो केदारनाथ जी कहते हैं कि अच्छा पंडित जी बीमार हो गए। तो तभी कहते हैं, नेता थे, उसका हृदय भी बहुत अच्छा था, कि वो मुसाई को कहते हैं, मुसाई जल्दी आओ, पंडित जी के घर जाना है, पंडित जी को बुखार आ गया, मतलब लालटेन लालटेन लाओ। और तभी सर्द कह बच्चों को कहता है, कैट इज आउट लेट माउस प्ले, अर्थात बिल्ली जो है घर से चली गई है, चलो अब खेलते हैं। और मतलब पहले डर था, सर जी बहुत नटखट हैं, आगे जाकर पता चलेगा, अभी उनके किस्से नहीं आए हैं, अभी तो उनका मतलब पढ़ने लिखने का ही आया है। तो फिर वो डिंग 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 करके गाने गाने गा के अपना मनोरंजन करते हैं नाना जी के जाते ही। इसके बाद जो आता है एक चमगादड़ का किस्सा आता है। एक दिन हुआ क्या, उनके एक छोटा मामा और है देवी, जो उनका सहपाठी लगा साथ साथ पढ़ता है। तो एक दिन कमरे में बैठे हुए थे, और कमरे में एक चमगादड़ घुस आया। तो सर्द को क्या था, सर्द और मणिंदर ने लाठियां उठा ली कि चमगादड़ को पकड़ेंगे आज। तो चमगादड़ तो हाथ में आया नहीं, बेचारा किसी तरह से जान बचाकर जंगले में से निकल कर भाग गया। लेकिन लाठी जो है दिए के लग गई, और दिया बुझ गया, और सारा तेल खिंड गया नीचे। सर्द को अब इसकी सज़ा पता थी कि अब इसकी सज़ा क्या होने वाली है, इसलिए सर्द और मणिंदर दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन तभी शोर से केदारनाथ को जाग आ जाती है। केदारनाथ कहता है, मुसाई देखो ये बच्चों के पास अंधेरा क्यों है। तो वे देखते हैं कि लालटेन लेकर जाते हैं। वे बताते हैं केदारनाथ को कि बच्चे तो जो हैं मणिंदर और सर तो भोजन करने के लिए गए हैं, और देवी सोया हुआ है। अब केदारनाथ को दिया बुझाकर सोया हुआ है। केदारनाथ को ये बात सहन नहीं हो, मतलब एक दिया बुझाया हुआ है और पढ़ भी नहीं रहा, कम वक्त अभी से सो रहा है। तो इसकी सज़ा बहुत भयंकर थी। रात भर उसे पहले तो उसे पीटा गया, और फिर रात भर अस्तबल यानी कि जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है उसमें बंद करने की सज़ा उसे दी जाती है। तो इस तरह से अगले दिन जब सर्द और देवी मिलते हैं तो उससे मुश्किल से मनाता कि भाई मान जा, उसे रिश्वत देते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं। देवी पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए वह मान जाता है। अब उसके बड़े मामा ठाकुरदास के बारे में भी आता है किस्सा। वो शिक्षा की देखभाल करते थे। एक दिन क्या हुआ, मोतीलाल बच्चे को नदी में नहाने के लिए ले जा रहे थे, तभी ठाकुरदास आ जाता और देख लेता है। तो तीनों को कहता चलो परीक्षा दो। तो सर और मणिंदर तो थोड़े होशियार थे, वे दोनों तो बच जाते हैं। लेकिन जब देवी को उन्होंने कहा कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद करो, तो बेचारा वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, वो कहता जगन्नाथ। तो इस अपराध में उसे दंड पीठ पर चाबुक खाने पड़ते हैं, और अस्तबल में बंद कर दिया जाता है। और इस तरह से चल रहा है। इसके आगे जो आता है घड़ी का किस्सा आता है। घड़ी मतलब जब स्कूल में जाते थे तो वहाँ पर समय लगा हुआ होता था,
उसे घड़ी को सही समय रखने की जिम्मेवारी जो थी वो अक्षय पंडित की थी। तो जब कार्य से थक कर जो अक्षय पंडित जी थे वो जगुआ की पानशाला में, स्कूल के पास जो थी जगुआ की पानशाला में पान खाने के लिए जाते थे। तो इतने में तंबाकू के लिए खाने के लिए जाते थे। तो इतने में बच्चे मतलब नटखटता करते, वहाँ पर घड़ी का समय 5-10 मिनट आगे पीछे कर देते ताकि कुछ खेलने का समय मिल सके। कि धीरे धीरे किसी को पता नहीं चला तो उनका ये मतलब और भी आगे बढ़ गया। फिर 15 मिनट आगे करने लगे, फिर आधा घंटा आगे करने लगे। एक दिन तो बिल्कुल झाड़ा ही पाट दिया, घड़ी को 1 घंटे आगे कर दिया। सभी अध्यापक देख रहे कि यार समय तो सही नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा जैसे मतलब अभी समय नहीं हुआ हो। लेकिन अक्षय पंडित की जिम्मेवारी थी, वे कहा कि नहीं, समय गलत नहीं हो सकता, मेरी जिम्मेवारी बिल्कुल सही है। लेकिन संदेह उनके मन में भी आ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर एक दिन हुआ क्या, पानशाला में गए तो लेकिन तम्बाकू खाए बिना पहले ही कोई कार्य आ गया और लौट आए। देखा कि एक के ऊपर मतलब बच्चों के बच्चे ऊपर चढ़ कर घड़ी का समय में हेरफेर कर रहे हैं। इससे पंडित जी सारी सच्चाई समझ जाते हैं और फिर जो है सभी बच्चे तो भाग जाते हैं उससे पंडित जी को देखकर। लेकिन सर्द नीचे बैठकर भोला बनने का नाटक करता है और किताब पढ़ता है। अक्षय पंडित जी आते हैं, कहते हैं कि भाई क्या हो रहा था। कहता है गुरुजी मैं तो पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन जो सारा खेल था दिमाग का वो था शरचंद्र का ही। ऐसी ऐसी नटखटताएं उसे ही सोचती थी। अब उसको शौक भी बहुत ज़्यादा थे, जैसे पशु पक्षी पालना, उपवन लगाना और सबसे प्रमुख था तितली उद्योग। और उस समय पर पतंग उड़ाना वैसे ही वर्जित था जैसे शास्त्र में समुद्री यात्रा। लेकिन पतंग उड़ाने का भी शौक रखते थे। पतंग उड़ाने का जो शौक है वो तीसरे हिस्से में अच्छे से बताया है, यहाँ पर तो केवल इतना ही बताया कि पतंग का भी शौक रखते थे। जो राजू और फिंदरनाथ का परिचय करेंगे उसमें इस शौक की विस्तार से चर्चा की है। अब वो खिलाड़ी भी थे, कम खाते थे। तो एक फिर आता बदनाम घर का किस्सा। खिलाड़ी थे तो खेल का मैदान तो था नहीं। नाना तो मानते थे कि बच्चों को केवल पढ़ना चाहिए और जब गुरुजी पढ़ा दें तो रिवाइज करते रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो उनके घर के पास एक बदनाम घर था, मतलब उसमें कोई जाता नहीं था बिल्कुल। तो वहाँ पर शर्त को ध्यान में आता कि यहाँ पर तैयार करना चाहिए। तो वहाँ पर अखाड़ा तैयार किया जाता है। घोड़ा फेंकने के लिए गर्भ गंगा के पास से बड़े बड़े पत्थर ले आए जाते हैं। लेकिन पैरेलल बार की व्यवस्था नहीं हो रही थी, मतलब सीधी लाइन के लिए। तो पैरेलल बार के लिए शाम को सर जी आदेश देते हैं बच्चों को कि बांस की लकड़ काट के लाओ, उससे पैरेलल बार बनाई जाएगी। तो बच्चे जाते हैं और पैरेलल बार को तैयार करते हैं और शाम को ही तैयार की जाती है। सब छिल जाते हैं बिल्कुल, लेकिन पैरेलल बार तैयार ज़रूर की जाती है। तो इस तरह से मतलब उसकी नटखटता का किस्सा आता है। अब जो इससे आगे जो है वो गंगा मैया में तैरने का किस्सा आता है। एक बार जो है जो सर्द का था मानना था कि गंगा में तैरने से शरीर बनता है, इसलिए वो गंगा में तैरते थे। और एक दिन क्या हुआ, कभी बार तो वो खुद अकेले तैरने चले जाते, लेकिन कई बार अपने साथी मणिंदर को ले जाते थे। तो मणिंदर और सर्द दोनों तैर रहे थे कि इतने में पीछे से अघोरनाथ आ जाता है। अघोरनाथ के ये के लिए यह सबसे बड़ा अपराध था कि बच्चों को केवल पढ़ना चाहिए, उन्हें गंगा में तैरने का नहाने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसकी सज़ा क्या थी, अघोरनाथ के सबसे पहले मणिंदर तो फंस जाता है। मणिंदर को पकड़कर खूब पीटा जाता है, इतना पीटा जाता कि
अब 5-6 दिन में मुश्किल से ठीक होता है, लेकिन सर्द गायब हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ पर है। तो फिर 3 दिन बाद जब अघोरनाथ अपने काम से कहीं बाहर चला जाता है, तब बाहर आता है। घर वाले पूछते कि भाई कहाँ पर था, इतने दिन हो गए। तो कहता कि गोदाम में था। बोले इतने दिन खाया क्या, मतलब भूखा ही रहा होगा। बोले ना, जो तुम खाते थे वही खाता था। बोला किसने खिलाया। बोला नानी ने। बोले अच्छा। बोले हाँ। इस तरह से चलता रहता है, लेकिन केवल नटखटता ही नहीं करता था, पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा होशियार था। उसने पुस्तकालय की सारी पुस्तकें पढ़ ली थी, केवल मतलब वो ही नहीं जो उसके सिलेबस में थी। पुस्तकालय में जितनी भी किताबें थी साहित्य संबंधित सारी उसने पढ़ ली थी। इसके अलावा पिता भी जो थे साहित्य के रुचि रखने वाले थे, इसलिए उन्होंने पुस्तक ला रखी थी। तो एक पुस्तक उनकी थी संसार कोश, उसको ही पढ़ते हैं। उसमें क्या है, अलग अलग प्रकार की विधियाँ बताई गई थी कि गुरु के मतलब दंड से किस तरह बचा जाए, सांप को किस तरह से वश में किया जाए। तो हमारे बुद्धिमान व्यक्ति एक दिन सीखते हैं कि दंड से मुक्ति कैसे पाई जाए। तो बच्चों को मंत्र सिखाते कि ओम हम धूम धूम रक्ष रक्ष स्वाहा, ये मंत्र याद कर लो, कभी गुरु दंड ही नहीं देगा। तो इस तरह बच्चों को याद करवा देते हैं। तो अब दूसरी विधि जो सीखते हैं वो सांपों को बस में करने की सीखते हैं। कुछ दिन पहले जो है सर जी को एक सांप ने काट लिया था, तब मरते मरते बचे थे। तो अब सोचा कि सभी सांपों को मुट्ठी में करूँगा, सब सांपों को। अब तो विधि सीख लिए। विधि ये थी कि एक मतलब जड़ी मतलब एक झाड़ी थी, और उसकी अगर जड़ निकाल कर सांप के आगे डाल दी जाए तो वह वहीं पर शीश रख देगा और खुद को समर्पित कर देगा, मतलब वह बंदी हो जाएगा। तो अब सीख कर विधि अपनी पूरी टोली को लेकर चलते हैं कि आज सांप को ढूंढेंगे और बिल्कुल काबू में कर रहेंगे। सांप कहीं मिला नहीं, लेकिन सांप की तलाश जारी थी। तभी पता चला कि अमरूद के बिल में या कहीं वहीं पर एक सांप का बच्चा है। तो वहाँ पर अब सांप को निकालने की तैयारी शुरू हो जाती है। बिल में से सांप को निकालते हैं। अब सांप भी बेचारा काल होकर कष्ट उठा उठा कर अपने फण को तान लेता है कि अब क्या करे। बचाव में तो सभी ऐसा करते हैं, वे बच्चे थे, उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं था। अब सर जी पूरी फॉर्म में आते हैं और पीछे से मतलब झाड़ी वाली वो निकालते हैं और इस तरह से चल रहा है। लेकिन सांप के सामने जैसे ही वो डंडी रखते हैं, सांप तो मरा नहीं, दूना चिढ़ हो गया। तो इस तरह से गल में सांप गल जाता है, मतलब समस्या हो जाती है। और लेकिन फिर अघोरनाथ जी समय पर आ जाते हैं और बच्चों को बचा लेते हैं। इसके आगे जो आता है तपोवन का किस्सा आता है। तपोवन क्या था, तपोवन एक जगह थी जहाँ पर मतलब ये रहते थे। एक जगह मतलब कई बार क्या होता था, सरद जी गायब हो जाते थे, किसी को पता ही नहीं चलता कहाँ पर गए। कहता कि भाई मुझे तो बताया यार, मैं तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, कि कहाँ पर गायब हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता, मुझे तो बता। तो वो कहता कि तपोवन के बारे में किसी को बताएगा तो नहीं, कसम खा कि सूर्य गंगा और हिमालय की साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करे कि तू किसी को बताएगा नहीं। वो कहता कि ठीक है, मैं सूर्य हिमालय और इसकी सब की कसम खाकर कहता हूँ कि किसी को नहीं बताऊँगा, बस तू मुझे बता दे ये है क्या। तो बताता है कि उसे वहाँ पर लेकर जाता है, मतलब गंगा के पास जो लताओं के बीच एक जगह थी जहाँ पर तपोवन था। और वो बताता कि यह जो है ये तपोवन है। बिल्कुल वहाँ से साफ स्वच्छ आकाश दिखाई दे रहा था,
नीचे से गंगा बह रही थी और चुगुर्द वृक्षों की लताएं लताएं थी। तो सुरेंद्र कहता है, अच्छा तो ये राज है, इसलिए तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं। तो तुम्हारी एकाग्रता यहाँ से मतलब ये राज है। इस तरह से चलता रहता है। इसके आगे जो है गंगा पर विधवा स्त्री का किस्सा आता है। एक बार वो अपने गुरुजी के साथ गंगा पर जा रहा था, तो वहाँ पर वो देखता कि एक विधवा स्त्री जिसका पति अंधा था, उसकी मृत्यु हो गई है और वो रो रही है। तो वो कहता कि गुरुजी देखो, असली रोना तो ये है, मतलब अमीर लोग जो हैं वो रोने का नाटक करते रहते हैं, लेकिन उनका रोना असली रोना नहीं है। असली रोना तो यही है, यह सचमुच का रोना है। इस तरह से वह अपने मानवता का परिचय देते हैं, उनकी करुण हृदय का परिचय देते हैं। इसके आगे जो है केदारनाथ के चौथे भाई अमरनाथ का जिक्र आता है। अमरनाथ जो हैं वो थोड़े आधुनिक प्रकार के व्यक्ति हैं। वे थोड़े अलग तरह से रहना पसंद करते हैं। अमरनाथ मतलब उन्हें कबूतर पालना पसंद है, वो बिल्कुल अपने परिवार से अलग हैं। अंग्रेजी फैशन पसंद है, बाल बढ़ाना पसंद है, सब गंजे रहते थे, छोटी छोटी रखते थे, लेकिन उसे कंघा, शीशा, बुरुश आदि का प्रयोग करना पसंद है। इस तरह से वो सबसे बिल्कुल अलग है। तो वो सबसे अलग है। तो इस तरह थोड़े दिन, लेकिन वो ज़्यादा समय जीवित नहीं रहा। थोड़े दिन बाद ही उसका निधन हो जाता बेचारे का। लेकिन केदारनाथ को ये सब बातें पसंद नहीं थी और इससे परेशान आकर वो उसे गंजा भी करवा देते थे, मतलब मुंडन करवा देते, छोटी छोटी रह जाती थी। इस तरह से चलता रहता है। इसके बाद जो है कुसुम कामिनी, उसकी नानी है। ये उसकी प्रथम गुरु है, मणि की भी शरद की भी। कुसुम कामिनी जो साहित्य को पढ़ने की शुरुआत जो हुई थी वो इनकी इसी से हुई थी। कुसुम कामिनी जो है मतलब रसोई का काम, घर की सारी स्त्रियों का तो केवल औरों का तो यही काम है कि रसोई का काम किया और बस। लेकिन ये केवल रसोई का काम नहीं करती थी। ये जब खाली समय होता तो साहित्य की किताबें पढ़ती थी और बच्चों को भी ज्ञान देती थी। इस तरह बच्चों को, शरद और मणि को घर में ही साहित्य के प्रति रुचि लाना, उन्हें साहित्य सिखाने का कार्य जो प्रारंभ किया वो कुसुम कामिनी ने ही किया। और सर जी मरते दम तक ये मानते थे कि मेरी जो प्रथम गुरु है, जो पहली गुरु है, वो कुसुम कामिनी ही है। तो यहाँ पर दूसरा किस्सा समाप्त होता है। इसके बाद जो तीसरा जो भाग है वो आता है राजू उर्फ इंद्रनाथ का परिचय। इसके प्रारंभ में थोड़ा सा मोतीलाल का विशेषताएं बताई गई हैं कि वह वो क्या पीता है। बच्चों को मतलब जब अस्तबल में कैद करने की सज़ा दी जाती है, वो चुपके से उन्हें भोजन खिला देता है और ऐसी ऐसी कई हरकतें करता। कई बार बच्चों को नदी में नहाने के लिए ले जाता है। बच्चे जब अस्तबल से मतलब सजा भुगत कर बाहर आते हैं तो उन्हें चित्र बनाकर खुश कर देता है और बच्चों की तरह ही हरकत करता है। ऐसी उसके बारे में बताया गया है। जो केदारनाथ का परिवार था उन्हें दोष मानता था कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो घर जमाई बनाकर रह रहे थे। इससे वे भी परेशान आ गए थे। उन्हें लगता था कि जैसे बिल्कुल कैद में आ गई हूँ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, केदारनाथ की पत्नी जो है विंध्यवासिनी के साथ एक दुर्घटना हो जाती है। वो तांगे पर कहीं पर घूम रही थी, तांगे पर मतलब कहीं किसी यात्रा पे गई थी और रास्ते में तांगा जो है पलट जाता है। अब इसमें उसको काफ़ी चोट आती है। वहाँ पर जो भागलपुर था वहाँ पर उन्हें दिखाने का प्रयास किया जाता है कि किसी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन सभी भागलपुर के जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं,
हाथ खड़े कर लेते हैं कि अब इन्हें कलकत्ता ले जाओ, यहाँ पर हम इनका इलाज नहीं कर सकते हैं। तो एक तो आर्थिक तंगी आ जाती है, ऊपर से विद्यावान सिन्हा जी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो केदारनाथ जी जो मोतीलाल को सलाह देते हैं कि भाई अब मतलब कहते हैं कि अब जाओ देवानंदपुरी चले जाओ और वहाँ पर कोई कार्य प्रारंभ करो, भाई यहाँ पर कितने दिन तक रहोगे। इस तरह से वे कहते हैं कि अब तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। उनकी बेटी भी समझ जाती है जो भुवन मोहिनी है कि भाई अब पिता को भी क्या, इतनी विपत्तियाँ आ गई हैं, ये गिले शिकवा करने का समय नहीं है। इसलिए वो जाने के लिए राजी हो जाते हैं, मतलब राजी क्या मतलब तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहाँ से जाने से पहले शरद का परिचय एक अन्य व्यक्ति से और हो जाता है, वो जो है राजू। राजू एक अमीर घर का व्यक्ति है। उसके पिता जो हैं राम रतन मजूमदार जी हैं, वो डिस्ट्रिक्ट इंजीनियरिंग होकर भागलपुर में आए थे, लेकिन जल्द मतभेद हो जाने के कारण उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। और इस तरह से दोनों में मतलब दोनों परिवारों में भी मतभेद था। एक जगह भी थी वहाँ पर पास में, वो वन की तरह हो गई थी। दोनों में वहाँ पर मतभेद था कि मेरी है मेरी है। और बच्चे वहाँ पर चरस गांजा पीते थे, बीड़ी पीते थे, तम्बाकू पीते थे, वो काम वहाँ पर चलता था। तो राम रतन मजूमदार जी के 7 बेटे बताए गए हैं और उन्होंने सातों की अच्छी अच्छी कोठियाँ बनाई हुई हैं और वो मतलब सबसे अलग हैं। उन्होंने अलग अलग चीज़ें जो चीनी मिट्टी के प्यालों में खाना, मुसलमान बैरे से कांच के गिलास में पानी लेना, छोटे भाई की विधवा पत्नी से बातें करना, मैं मतलब जिसमें समाज आपत्ति जताता था उनमें इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वे मोजे पहनते, दाढ़ी रखते, क्लब में जाते और बातों में दर्शन पुट देते थे। मतलब इस तरह के व्यक्ति थे। तो समाज में परेशान थे, समाज वाले इनसे थोड़े कट कर रहते थे, ऐसे हैं मतलब। लेकिन जो इनका लड़का था राजू राजेंद्र नाथ, वो इनसे भी आगे बढ़ जाता है। उस समय जो था पतंग उड़ाना इस तरह से मना था जैसे शास्त्रों में समुद्र यात्रा, लेकिन राजू खुलकर पतंग उड़ाता था। अब पतंग उड़ाने का जो शौक था वो शरद जी को भी था, तो दोनों पतंग उड़ाते थे। तो एक दिन शनिवार को दोनों में कंपटीशन हो जाता है। वहाँ जो राजू था उसे तो पतंग लाने में कोई दिक्कत नहीं थी, वो अपनी सफ़ेद पतंग लाता है और अच्छा सा मांझा ले आता है, बिल्कुल जो अच्छा सा हो। लेकिन अपने सर जी के पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, इसलिए वह भी अपना एक पतंग बनाता है और किसी तरह से जुगाड़ बनाता और मांझा बना लेता है। तो शनिवार का दिन था, दोनों मैदान में उतर जाते हैं। शरद गुलाबी पतंग लेकर आता है और जो वो है सफ़ेद पतंग लाता है। तो दोनों में कंपटीशन होता है। एक टोली उधर थी, शरद की तरफ थी और एक राजू की तरफ थी। दोनों में बातें, हवा पतंग उड़ रहे थे, वह मारा वह काटा, ऐसे काट दे इस तरह से चल रहा था। तभी देखा जाता है कि सफ़ेद पतंग कट कर नीचे गिर रहा है। अब सफ़ेद पतंग जो है राजू का था। राजू को ये सहन नहीं होता है, वह क्रोध में मांझे को भी नदी में भगाकर चला जाता है। लेकिन बताया गया कि राजू भी असाधारण प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके अंदर भरपूर साहस था, प्रतिभा थी और सब कार्यों को वो अच्छी तरह से कर लेता था। सर जी को लगता था कि उसे राजू से दोस्ती करनी चाहिए, इसलिए वो राजू से दोस्ती करना चाहता था। लेकिन इसलिए नहीं कि केवल वह प्रतिभाशाली है या अमीर है, उनमें एक कॉमन चीज़ थी कि वो संगीत और अभिनय दोनों के प्रति प्रेम का भाव था। दोनों संगीत प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी थे, अभिनय भी करते थे। तो इस तरह से दोनों में मित्रता करना चाहते थे सर जी, और एक दिन दोनों में अच्छी खासी मित्रता हो जाती है। और इस तरह से जो ये तीसरा भाग है
राजू और इंद्रनाथ का परिचय भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगले भाग में हम विस्तृत उनकी बचपन की नटखटताओं को जानेंगे, बहुत ही रोचक है। तो अगले भाग को आगे पार्ट 2 में देखिएगा, ये पार्ट 1 है। कमेंट कर बताइएगा कि वीडियो कैसी है, क्या क्या त्रुटियां रही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों को मदद कीजिए कि इतना आसान साहित्य है हमारे माध्यम से आपको मिल रहा है, वे भी जान सके। सभी तक सूचनाओं को संप्रेषित कीजिए। धन्यवाद।